सभी साथियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज हम सभी यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी की 113वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को, यानी कि आज ही के दिन, लैलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में हुआ था। वो गांव पंजाब प्रांत में था। बंटवारे के पहले की बात सही है, आज वो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में है। तो आज शहीद भगत सिंह जी के बारे में विषय रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान आर के, श्रीमान विनय सोफत जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आर के आर्या कॉलेज, नवा शहर, पंजाब से। तो विनय सोफत जी स्वामी विवेकानंद स्टडी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड एक सेंटर है जो कॉलेज में चलता है। तो विनय सोफत जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के कुछ तथ्य शहीद भगत सिंह जी के जीवन के बारे में हमसे साझा करने के लिए निकाला। तो कृपया आप अपना विषय रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। शीनू जी, आप सभी ने ये एक महत्वपूर्ण दिन को चुना जिसकी चाहत लगभग हर हिंदुस्तानी और खासतौर पर पंजाब के हर एक नौजवान के दिल में होती है। मेरा जो जन्म क्षेत्र है वो लुधियाना है, लेकिन जो मेरा पिछले 24 वर्षों से कर्म क्षेत्र है वो नवांशहर है। और जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि पूर्वजों की, भगत सिंह के पूर्वजों की भूमि है खटकड़ कलां, वो मेरा कर्म क्षेत्र है पिछले लगभग 24 वर्षों से। और इस कारण मुझे तो विवेकानंद जी के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह और उसकी विचारधारा के बारे में नौजवान क्या सोचते हैं उसको बड़ा करीबी से जानने का अवसर प्रदान हुआ। जितना जज्बाती रूप से पंजाब का नौजवान या भारत का नौजवान आप कहिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, उतना शायद हिंदुस्तान की कोई और शख्सियत नहीं है जिसके साथ वो इतना जुड़ाव महसूस करता है। जब मैं इसको बिल्कुल विद्यार्थियों की भाषा में कहूं कि उनके भगत सिंह के प्रति जो उनके मनों के अंदर दीवानगी है, दीवानापन है, वो शायद उतना दीवानापन किसी और शख्सियत के प्रति नहीं है। और जब हम भगत सिंह को जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक बात स्पष्ट रूप से पहले ही कर दूं कि जब हम भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, उनका 113वां जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत चरण बोहरा, बीके दत्त, इन सब लोगों के साथ भगत सिंह है। भगत सिंह इन सब लोगों से अलग भगत सिंह नहीं है। ये सभी लोग एक ही हैं। हम इस तरह से उसको याद करने का, इन महान शख्सियतों को याद करने का प्रयास करें। मुझे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है जी। कमल गोल जी, थोड़ी प्रेजेंटेशन अगर बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। कमल गोल जी प्लीज, आप अपने जी।
शशांक जी देखिए, अगर ये थोड़ा सा पॉसिबल हो जाए तो, नहीं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगी जी। तो इसलिए हम जब भगत सिंह को याद करते हैं तो उसके माध्यम से हम इन सभी जो क्रांतिकारी थे उनको याद करने का प्रयास करते हैं। मैं 3 विषयों के संबंध में अपनी बात रखूंगा। मैं पहले तो उस बात को रखना चाहता हूं कि जिस समय हम शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहे हैं तो वो भगत सिंह का दौर कैसा था। आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ और 23 मार्च 1931 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। तो उनका जो टोटल स्पैन है वो 24 साल से भी कम समय का बनता है, लगभग 23.5 वर्ष का उनका स्पैन बनता है। और उन 23.5 वर्षों के दौरान 1907 से लेकर 1931 तक उस समय की भारत की राजनीति, भारत का पूरा संदर्भ कैसा था, उसके आप हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उनका एक अपना प्रोग्राम 1905 तक चला और उसके बाद बंगाल की डिवीजन हुई, जिसके बाद एक गरम दल का उभार हुआ और उस गरम दल के उभार के साथ पंजाब के अंदर एक मूवमेंट चली जिसको हम बहुत बच्चे जानते होंगे, नाम सुन रखा होगा, पगड़ी संभाल जट्टा। वो उनके पिता, उनके दादा, उन सभी का उसमें योगदान रहा और जिसमें हम खास तौर पर उनके चाचा अजीत सिंह का नाम बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। उनके पिता किशन सिंह थे, लेकिन उनके जो दादा थे अर्जुन सिंह, उनके बीज डाले हुए थे इस आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी शहादत देने के, अपना योगदान देने के। तो वो जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स घर के अंदर मौजूद थे जब भगत सिंह का जन्म होता है 1907 के अंदर और पंजाब के अंदर एक मूवमेंट चल रही है जिसको हम कहते हैं पगड़ी संभाल जट्टा। अभी भगत सिंह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6-7 साल के हैं, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो अपने समय की क्रांतिकारियों की पहली मूवमेंट थी बड़े स्तर पर, जिसको हम बड़े शिद्दत से याद करते हैं सोहन सिंह बकना, लाला हरदयाल एम.ए. के साथ, जिसको हम पंजाबी याद करते हैं गदर मूवमेंट के साथ, के गदर आंदोलन उस समय हुआ। हालांकि वो कामयाब अपने उस ढंग से नहीं हो पाया जो उनका उद्देश्य था, लेकिन वो गदराइट्स जो थे, जो गदरी आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनका भी शहीद आजम भगत सिंह के घर पर आना जाना था, इसलिए वो संपर्क भी कहीं ना कहीं उनके जहन में रहा। अभी भगत सिंह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है प्राइमरी की और 1916 में वो आगे की पढ़ाई के लिए डीएवी स्कूल लाहौर में भर्ती होते हैं। तो 2-3 साल के बाद एक पूरे हिंदुस्तान को दहला देने वाली घटना हो जाती है, जिसको हम सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग का कांड हुआ। वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया। क्रांतिकारियों के मनों में क्या रोष रहा होगा वो हम समझ सकते हैं, गरम दलियों का क्या ख्याल रहा होगा वो हम समझ सकते हैं, लेकिन नरम दलियों ने भी अपने आप को हिलने से छुपा नहीं पाए। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जिन्होंने अपनी उपाधियां वापस कर दी, चाहे वो महात्मा गांधी हो जिन्होंने उसके बाद एक बड़ा जन समूह, एक जन आंदोलन खड़ा किया जिसको हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। उस जलियांवाले बाग के जो इंसिडेंट की इंपैक्ट थी भगत सिंह के ऊपर, आप उसका अंदाजा इस ढंग से लगा सकते हैं कि अगले दिन भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचते हैं और वहां से खून से लथपथ उस मिट्टी को लेकर वो लाहौर वापस जाते हैं और अपनी अलमीरा के अंदर संभाल कर रखते हैं। 2 चीजें ऐसी हैं जिसको भगत सिंह सारी उम्र नहीं भूलते, एक वो जलियांवाले बाग की उस मिट्टी को, और दूसरा जो उनके आदर्श रहे, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते रहे, वो है करतार सिंह सराभा, जो गदर मूवमेंट के साथ जुड़े रहे। इन परिस्थितियों में भगत सिंह की परवरिश होती है और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली और सभी विद्यार्थियों को आह्वान किया गया कि वो सरकारी स्कूल छोड़ देंगे, राष्ट्रीय स्कूल बनाएंगे, तो उस रैशनल स्कूल में भर्ती होते हैं भगत सिंह अपने साथियों के साथ। और जब उसमें भर्ती होते हैं तो वहां पे जो बड़े बड़े देशभक्त हैं, उस समय के महापुरुष हैं, वो उस नेशनल स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए आते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। उसमें लाला लाजपत राय भी है और दूसरे लोग भी हैं, जहां से उनके विचार परिपक्व होना शुरू होते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक बड़ी उम्मीद उस समय के हिंदुस्तानियों में दी थी, लेकिन अचानक चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद जैसे ही उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, तो उससे एक बड़ी निराशा
कांग्रेस के अंदर भी फैली थी, हम सभी जानते हैं। CR दास और वो जो मोतीलाल नेहरू ग्रुप था वो सारा अलग हो गया था, और वही निराशा लगभग इन नौजवानों के अंदर भी फैली, जिससे नौजवानों को लगा कि इस ढंग से हिंदुस्तान को आजाद कराना संभव नहीं होगा। लेकिन यहां से एक जो मोड़ भगत सिंह के जीवन में आता है, जिससे वो एक नई दिशा के अंदर जुड़ने का प्रयास करते हैं, और हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे सॉन्डर्स के मर्डर के बाद एक नई दिशा उनको मिलती है। तो हम भगत सिंह को 3 एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। पहला एंगल यह है कि क्या भगत सिंह किसी एक जगह पे स्टेटिक रहते हैं, क्या वो एक जगह पे टिके रहते हैं विचारधारा के रूप में, क्या वो अपने जीवन के अंदर नई नई रोशनियों के आदान का स्वागत करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। एक हम इस दृष्टिकोण से भगत सिंह को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कि जब भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और सीधा सीधा अंग्रेजों के साथ टक्कर में आ गई, जिसको हम सॉन्डर्स के मर्डर के साथ कहते हैं, तो क्या वो जो उन्होंने उस समय अपनी लाइन ऑफ एक्शन को चुना, उस लाइन ऑफ एक्शन के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि हम देखते हैं कि उस लाइन ऑफ एक्शन में 4 इंसिडेंट्स बड़े बखूबी से मौजूद हैं। एक है सॉन्डर्स का मर्डर, उसके बाद असेंबली में बम को फेंकना, और तीसरा जेल के अंदर भूख हड़ताल को रखना, और चौथा जिस ढंग से उन्होंने उस समय की अदालतों का सामना किया, जिन अदालतों ने बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई, हम इस ढंग से उनको देखने का प्रयास करेंगे। और तीसरा, जिस भगत सिंह को हम अक्सर देखने का प्रयास करते हैं अपने दिलों में, अपने जहन में, अपने दिमाग में, जिसको हम बसाने की कोशिश करते हैं, और मैं कई तस्वीरों में देखता हूं कि भगत सिंह को एक पिस्तौल के साथ दिखाया जाता है, क्या वही भगत सिंह है जिसको हम अपनाना है? क्या भगत सिंह की विचारधारा वही है जो हम इस तस्वीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, या उसकी विचारधारा में कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिसको भगत सिंह खुद इस विचारधारा को ज्यादा महत्व देते हैं? इस 3 एंगल से हम भगत सिंह को देखने का प्रयास करेंगे। मैं पहली बात पे आता हूं कि जब भगत सिंह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 मुख्य संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं। एक है कि आप विद्यार्थियों के स्तर की है, जिसको वो पंजाब यूनियन कहते हैं, और उनको भी वो आह्वान करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए। पढ़िए लिखने का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, विषयों को समझना, विषयों को गहराई तक समझना, अपने विषय के साथ साथ समाज के अंदर क्या हो रहा है, राजनीति के अंदर क्या हो रहा है, उसको समझने का प्रयास करना, ये उनका एक एंगल रहा। दूसरा, वो उन्होंने संस्था बनाई जिसको हम समझते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, वह नौजवान भारत सभा, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने इस आजादी की लड़ाई के इस राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। और तीसरी संस्था जिसके वो लीडर थे चंद्रशेखर आजाद, जिसको हम पहले, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसको भगत सिंह के कहने पे उसको थोड़ा बदला गया और उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। और उस समय कुछ इंसिडेंट्स हुए, जिन इंसिडेंट्स को बहुत क्लोजली भगत सिंह ने वॉच किया, बड़ी नजदीकी से देखने का प्रयास किया। उसमें एक बड़ा प्रमुख इंसिडेंट था, आप सुना होगा आप सब लोगों ने, कि एक ककोरी कांड हुआ कि जिसमें सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया, सरकारी खजाना लूटा गया, और उसमें कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध और जिनके प्रति हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, वो क्रांतिकारी उसमें शामिल थे, जिसमें आपने नाम सुन रखा होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। और अशफाक उल्लाह खान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रेवोल्यूशनरी हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। और इसमें मैं आज के दौर को जोड़ते हुए ये बात कहने में मैं चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि ये बात कही जाए कि जिस दौर में हम जी रहे हैं और जैसा वातावरण हमें दिखाई देता है, उस समय जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो कट्टर आर्य समाजी थे, और जो अशफाक उल्लाह खान थे वो कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन दोनों ही शायर थे और दोनों की ही दोस्ती जो है लाजवाब थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, और इसी तरह का संकेत जब हम कई बार देखने का प्रयास करेंगे, अगर आप उसको गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जलियांवाले बाग के अंदर जनरल डायर ने गोलियां क्यों चलाई, निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई, क्या जनरल डायर को लोगों से डर था? क्या जनरल डायर को लगता था कि ये लोग बगावत करके हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ के फेंक देंगे? नो। डर किस बात का पैदा हुआ
कि जलियांवाले बाग के दौरान उस बाग के अंदर जिस रैली को वो संबोधन कर रहे थे, वो दो लोग थे, एक थे डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेज को जब पहली बार 1907 के बाद जब से मुस्लिम लीग बनी और 1909 के बाद जब से मुसलमानों के लिए खास तौर पर रिजर्वेशन की गई, उसके बाद ये पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को खतरा पैदा हुआ कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इस ढंग से हिंदू और मुसलमान इकट्ठा हो गया तो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे राज नहीं कर पाएगी। इसलिए वो उस चीज को शुरू से ही कहते हैं कि तहस नहस कर देना चाहते। दैट वाज अ डेंजर, जिसने जनरल डायर ने कहा कि जिससे होता है कि क्रश इट एंड द निप द इविल इन द बड, जिसको वो अपनी भाषा में उस समय कहते होंगे। एंड वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो जो कत्लेआम हुआ वो हम सब जानते हैं। इसलिए जब वो चीजें उनके सामने हुई तो भगत सिंह ने एक चीज महसूस की अपने साथियों के साथ कि इतना जज्बा, इतनी कुर्बानी की भावना, अपना सब कुछ लुटा देने की भावना, फांसियों पे चढ़ रहे हैं, अपने जीवन का परवाह ना करते हुए हाथ में बम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिंदुस्तान की जनता है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान का अवाम है, वो उनके प्रति हमदर्दी तो रखता है लेकिन उनके साथ जुड़ता नहीं है। मैं इस लाइन को दोबारा से दोहरा रहा हूं। उन्होंने महसूस किया कि जो हिंदुस्तान का अवाम है वो उनकी सुनता तो है, उनको मानता भी है, उनका सम्मान भी करता है, लेकिन वो उनके साथ जुड़ता नहीं है। और जब तक कोई अवाम दो किसी चीज के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो एक मूवमेंट तो बन सकती है लेकिन वो जनमानस का आंदोलन नहीं बन सकता, वो एक बड़े स्तर पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ इस बात को सोचना और विचारना शुरू किया कि कैसे हमारे जैसे क्रांतिकारियों के प्रति जो हमदर्दी लोग रखते हैं, उन क्रांतिकारियों को अपनाते क्यों नहीं और उन क्रांतिकारियों की टोलियों में शामिल क्यों नहीं होते, उसमें और ज्यादा गिनती में इजाफा क्यों नहीं होता। इस बात के ऊपर उन्होंने सोचना और गहन करना शुरू किया। अभी वो ये सारी बातों के ऊपर विचार विमर्श चल ही रहा था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल ही रही थी कि हम क्या देखते हैं कि 1928 के अंदर साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आता है। और जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आता है तो उसका विरोध होता है, सभी पार्टियां उसका विरोध करती हैं, क्रांतिकारी भी विरोध करते हैं, सभी विरोध करते हैं। और एक जगह पे हम जानते हैं कि लाहौर के अंदर उस जलसे को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनकी लाठियां बरसाने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। एक बड़ी निराशा का माहौल फैला, क्योंकि लाला लाजपत राय जी के साथ भगत सिंह और उनके साथियों के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन मैं साथ में इस बात का भी जिक्र कर दूं कि घनिष्ठ संबंधों के साथ साथ आपस में विचारों का तकरार भी होता था। ये नहीं है कि सिर्फ वो एक दूसरे का सम्मान ही करते थे, विचारों का टकराव भी होता था, इल्जाम भी लगते थे, ऐसे खत भी प्रचलित हुए। लेकिन उस समय का माहौल ये बना कि लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने, सॉन्डर्स और उसके स्कॉट्स ने लाठियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या हो गई। और उसके बाद एक निराशा का माहौल हिंदुस्तान में फैला और उस समय के हिंदुस्तानियों को झंझोड़ा गया। उनको झंझोड़ने वाली एक महिला थी, सी आर दास की पत्नी मिसिस सी आर दास। मैं उनके शब्दों को थोड़ा सा अलग ढंग से बयान करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके जहन तक वो पहुंच पाए, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि क्या मैं ये समझ लूं कि हिंदुस्तानियों के नौजवानों का खून ठंडा पड़ चुका है? क्या मैं ये समझ लूं कि हिंदुस्तानियों के नौजवानों के जमीर मर चुके हैं? क्या कोई हिंदुस्तान के नौजवान का जमीर नहीं है जो इसके प्रति अपनी आवाज को बुलंद करे? इस ढंग से उस समय के कुछ लोगों ने, जिसमें मिसिस सी आर दास भी थी, उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों को ललकारा कि इस ढंग से तुम्हारे एक नेता की हत्या कर दी जाती है, सरेआम कर दी जाती है, और नौजवान इसको क्या खामोशी से देखते रहेंगे? इन बातों का असर उस समय भगत सिंह और उसके साथियों पे पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि हम अंग्रेज को इस बात का जवाब देंगे। और उसका उन्होंने जवाब दिया, जिसको हम सभी जानते हैं कि सॉन्डर्स का मर्डर किया गया, सॉन्डर्स का कत्ल किया गया। लेकिन सॉन्डर्स के कत्ल के साथ दो बातों को मैं जोड़ना जरूर चाहूंगा कि जिस समय उन्होंने सॉन्डर्स का कत्ल किया तो उस समय एक उन्होंने पैम्फलेट बांटा। उस पैम्फलेट को हमें समझने की बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि जरूरत है, हमें उसको समझना चाहिए कि उस पैम्फलेट के माध्यम से उन्होंने लोगों को संकेत क्या देना चाहा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के मारे जाने का दर्द हमारे दिल में है, परंतु ये व्यक्ति उस हुकूमत का प्रतीक था जो हुकूमत हमारे साथियों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर एक जुल्म करती है, और हम उन्हें उस जुल्म का जो
कहते हैं कि मुकाबला करना और उस जुल्म का टकराव लेते हुए उसको सबक सिखाना हमारा एक कर्तव्य था। और उनको हम यह दिखा देना चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तानियों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ। जब बहुत क्लियर तौर पर उन्होंने एक पैम्फलेट जो उसी समय पहले से तैयार था, लेकिन सॉन्डर्स के कत्ल के बाद उसको वहां की दीवारों पे, शहरों में उसको बांटा गया और उसको चिपकाया गया कि हमारा मकसद किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, लेकिन अब उस हुकूमत को जो सबक दिखा देना चाहते थे कि ऐसी निर्मम हत्याओं को हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बात थी जिस बात को हम सभी लोग जोड़ देते हैं। मैंने जैसे कहा कि भगत सिंह को उसकी पिस्तौल के साथ, लेकिन उसके बाद भगत सिंह क्या करते हैं हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह उसके बाद वहां से निकलकर कलकत्ता तक गए। और अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो लाहौर से कलकत्ते का मतलब है हिंदुस्तान के एक कोने से निकलकर दूसरे कोने तक जाना। इस बात का एक महत्व है जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन इसके दौरान उन्होंने देखा कि जगह जगह पे हम क्रांतिकारियों की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने महसूस किया कि लेकिन लोग क्रांतिकारियों के साथ जुड़ते नहीं, तारीफ करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, मदद भी कहीं ना कहीं करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं, जुड़ कहीं और रहे हैं। इस बात को उन्होंने समझने का प्रयास किया और समझ लिया कि इस जैसे इंसिडेंट्स के साथ, इन जैसी घटनाओं के साथ हम हिंदुस्तान के अंदर एक बदलाव नहीं ला सकते, अंग्रेजी हुकूमत को नहीं हटा सकते। अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक जज्बा पैदा हो कि वो अपने घरों से निकलकर सड़कों तक आ जाएं और सड़कों से अंग्रेज के खिलाफ खड़े हो जाएं और अंग्रेज को हिंदुस्तान से जाने के लिए मजबूर कर दें। इसके ऊपर उन्होंने गहन चिंतन करना शुरू किया और इसीलिए इसी बात को, अपनी इसी फिलॉसफी को उन्होंने बाद में कुछ खास शब्दों में बयान किया है। मैं चाहता हूं कि उनके ही वो शब्द मैं आपके सामने रखूं और आप उसको समझने का प्रयास कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी ताकत नाल ये कहना चाहूंगा कि मैं दहशत पसंद हां। मैं अपनी सारी ताकत नाल ये कहना चाहूंगा कि ना मैं दहशत पसंद हां ते ना ही सी। गौर कीजिए शब्दों के ऊपर, ना मैं हूं ना मैं था, सिर्फ इनकलाबी जीवन के शुरू दे चंद दिना दे सिवाए। जब उन्होंने सॉन्डर्स का कत्ल किया, ये भगत सिंह खुद कबूल करते हैं, मैं पूरी तरह यकीन है कि असी इन्हां तरीकियां राही कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। दहशत पसंदी साडे अंदर इनकलाबी सोच दे पकड़ दे घाटां दा प्रगटावा है। दिस इज भगत सिंह। मैंने जब कहा कि भगत सिंह अपने आप को बदलता है, जब मैंने कहा कि भगत सिंह एक खड़े पानी की तरह नहीं रहता, वो वक्ता एक चलता हुआ दरिया है, तो उसका ये मकसद था कि भगत सिंह ने देखा कि इस परिस्थितियों के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर साम्राज्यवाद की जड़ों को उखाड़ना है तो फिर लोगों को जोड़ना होगा। और लोग दहशत पसंदी से, सैंडर्स के कत्ल से, किसी व्यक्ति को मारे जाने से नहीं जुड़ते, उनके अंदर कुछ और चाहिए, इसलिए उसके ऊपर विचार करना होगा, उसके ऊपर गौर करना होगा। उसके साथ ही दूसरा इंसिडेंट आता है। दूसरा इंसिडेंट क्या आता है, हम सभी जानते हैं कि असेंबली के अंदर, लाहौर असेंबली के अंदर बम फेंका गया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम समय के अंदर फैसला किया गया कि लाहौर में असेंबली के अंदर, क्योंकि वो सेफ्टी बिल पास होना था जिसके नुकसान होना था, उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार सुनती नहीं है, उनके बहरे कानों को सुनाने के लिए कोई हंगामा करना जरूरी है। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में, और उसमें कुछ लोगों के नाम निश्चित किए गए कि ये लोग असेंबली में जाके बम फेंकेंगे। भगत सिंह ने उस पर दलील दी कि उसमें असेंबली में जो लोग बम फेंकने जाएंगे उसमें मैं भी जाऊंगा, क्योंकि ये निश्चित था कि जो लोग असेंबली में बम फेंकने के लिए जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये सीधा सीधा मतलब था कि वो मौत को स्वीकार करेगा, क्योंकि वहां से जिंदा लौटना मुश्किल है, जिंदा लौटा ही नहीं जा सकता। सुखदेव ने उसके ऊपर एक अपनी रिजर्वेशन रखी, उनके दोस्त थे, और आपको यह भी मालूम होगा कि शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव क्लास फेलोज भी थे, बचपन के दोस्त थे, इसलिए वो अपने दिल की हर एक विचार को एक दूसरे से साझा करते थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह यथार्थवादी थे और सुखदेव आदर्शवादी थे।
और जैसे एक दोस्त जो दूसरे दोस्त से जब आपस में बात करता, आप भी लोग जब आपस में कैंटीन में बैठकर बात करते हैं तो आप देखते हैं ना कि आप खुले रूप से बात करते हैं, तू कह के भी बात करते हैं, ओए कह के भी बात करते हैं, क्योंकि यारी में कोई फर्क नहीं होता। तो इसीलिए भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं सुखदेव को, और उस पत्र में कहते हैं भी यारा हुण आदर्शवाद छड़ दे, तेरा आदर्शवाद किते लोकां नूं नाराज ना कर दे, तेरी लोड़ है। मतलब कि इस तरह सी बातें वो अपनी एक दूसरे के साथ भी करते हैं, इतनी हमदर्दी, और क्योंकि बहुत गहरे दोस्त हैं, तो दोस्ती में फिर सब कुछ ही खुला होता है। उस तरह की दोस्ती भगत सिंह और सुखदेव की भी है। तो सुखदेव ने ऑब्जेक्शन की कि भगत सिंह जैसा हीरा हम गवा देंगे सिर्फ असेंबली में बम फेंकने के लिए, और उसने मजबूर किया और चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को मीटिंग दोबारा बुलानी पड़ी कि नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे, लोग बदले जाएंगे। फिर से आर्गुमेंट्स हुए, तकरीरें हुई। भगत सिंह ने ये कहा कि मेरा मकसद असेंबली में बम फेंकना नहीं है, हमारा मकसद असेंबली में बम फेंकने के बाद जो कुछ हम सोचते हैं वो लोग वहां से उसके बाद हमसे पूछेंगे, और वो एक जब वो कान लगाकर पूछेंगे, उत्सुकता से पूछेंगे, तब वो हमारे पास एक जरिया होगा लोगों तक अपनी फिलॉसफी, अपनी विचारधारा को पहुंचाने का। और शायद तब वो लोग समझ पाए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, और शायद उससे लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ पाए। बहुत विचार हुआ और अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि ठीक है, भगत सिंह जाएंगे, लेकिन उनके साथ बुटकेश्वर दत्त भी जाएंगे, बीके दत्त भी जाएंगे, ये दो लोग जाएंगे। और वो दो लोग असेंबली में गए, उन्होंने वहां पे बम फेंका, लेकिन किसी की जान नहीं ली। अब ये है परिवर्तन। सॉन्डर्स का कत्ल करने वाली शख्सियत असेंबली में जहां पे हजारों, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम कुछ एक जानें बड़ी आसानी से अंग्रेजों की ली जा सकती थी, वो जान उन्होंने नहीं ली। सिर्फ उनको एक चेतावनी देने के लिए बम फेंका गया, जिसमें कोई भी आहत नहीं हुआ, और भगत सिंह और बीके दत्त को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कहते हैं कि उस समय उनके पास पिस्टल भी थी, जिसमें गोलियां भी थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी वहां पे मारने का प्रयास नहीं किया। ये है भगत सिंह का परिवर्तन। अब वही भगत सिंह को जब जेल ले जाया जाता है, जिस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, जिस अंग्रेजी हुकूमत को वो हिंदुस्तान से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं, जिस साम्राज्यवाद को वो खत्म करना चाहते हैं, उसी के बनाए हुए कानूनों में वो अब दलीलें पेश करते हैं। वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो जब जेल में जाते हैं तो जेल के अंदर वो जेल के कानून को पढ़ते हैं, और जेल के कानून को पढ़ने में कहते हैं कि जे सुविधाएं आपने कैदियों को प्रदान करनी है, इसलिए ये सुविधाएं हमें प्रदान की जाएं, जिसमें न्यूज़पेपर्स भी शामिल हैं, जिसमें किताबें भी शामिल हैं। और एक अनुमान है कि उन्होंने लगभग 300 किताबें, अपने 300 से ज्यादा किताबें जेल के दौरान, अपने समय के दौरान उन्होंने पढ़ी, और आखिरी किताब जो पढ़ रहे थे वो लेनिन से संबंधित थी। ये किताबें उन्होंने, और उस समय अंग्रेज सरकार ने जब ये सुविधाएं उनको देने के लिए मना किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तरीका चुना जो महात्मा गांधी चुनते थे। वो तरीका क्या था, भूख हड़ताल का तरीका। भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल रखी, 64 दिन तक वो भूख हड़ताल चली। और आपको ये जानकर थोड़ा दुख भी होगा कि उनका एक साथी था जितेंद्र नाथ सान्याल। जब अंग्रेजों ने लगभग 80% उनकी डिमांड्स को मान लिया, तो भगत सिंह और उसके साथियों ने फैसला किया कि अब हम इस भूख हड़ताल को खत्म करेंगे, फिर दोबारा से कभी देखेंगे। लेकिन जो जितेंद्र नाथ सान्याल थे वो अड़ गए कि नहीं, जब तक 100% डिमांड्स हल नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। और उन्होंने नहीं तोड़ी, और जितेंद्र नाथ सान्याल की इस भूख हड़ताल के कारण जेल में डेथ हो गई। और एक बहुत बड़ा ये कारण था जिसके कारण हम देखते हैं बाद में कि जब 24 मार्च की सुबह को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जानी थी, तो रात को क्यों दी गई। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जब जितेंद्र नाथ सान्याल की डेथ हुई तो उनकी जो डेड बॉडी थी वो लाहौर से कोलकाता ले जाई गई। तो रास्ते के अंदर जो भी स्टेशन आता, क्योंकि आजकल की तरह वो राजधानी और शताब्दियां नहीं होती थी, हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, लाखों की लोग संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते थे। पूरा हिंदुस्तान उससे हिल गया। इसीलिए उससे अंग्रेज सरकार भी हिल गई कि अगर जितेंद्र नाथ सान्याल की मौत पे उसकी लाश को देखकर लोगों का जो हाल है, तो अगर भगत सिंह की लाश उसके वारिसों को सौंप दी गई तो हिंदुस्तान के अंदर क्या क़यामत हो जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने वो नौबत नहीं आने दी।
इसीलिए रात को उनकी फांसी दी गई और उसके पहले ही कि सुबह उनकी कोई लाश को लेने आए तो उनको साड़ दिया गया हुसैनी वाला के अंदर, फिरोजपुर के पास। तो वो भगत सिंह में जो परिवर्तन कह रहा था, भगत सिंह भूख हड़ताल करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूख हड़ताल का जो हथियार है वो वायलेंस है या नॉन वायलेंस है। ये है परिवर्तन। सॉन्डर से लेकर असेंबली में बम फेंकना, बम फेंकने से लेकर भूख हड़ताल तक पहुंचना, ये भगत सिंह का एक व्यक्तित्व जिससे बहुत ऊंचा हो जाता है कि वो लगातार अपने जीवन के अंदर अपने आप को विकसित करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार विकसित करते हैं, विचारधारा को विकसित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही हिंदुस्तान के, पंजाब के नौजवानों को संदेश है कि एक जगह पे टिके रहना समझदारी नहीं है। भगत सिंह हमें इस बात को सिखाते हैं कि लगातार प्रगतिशील होना, लगातार गतिशील होना और लगातार विकसित होना, स्वयं भी विकसित होना और समाज को भी विकसित करना। ये भगत सिंह का हमें लेसन वहां पे मिलता है। अब मैं इनके दूसरे पड़ाव की तरफ आता हूं। उस समय की अंग्रेज सरकार के बारे में आपने लोगों ने अपने पिता से, अपने दादा से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि अंग्रेज सरकार के अंदर 3 चीजें बड़ी खूबसूरत थी, पसंद करते हैं लोग पुराने। पहली, वो कहते हैं कि अंग्रेज दी पुलिस बड़ी जबरदस्त सी, कोई उन्होंने तो बच नहीं सी पाता। और दूसरी, अंग्रेज के अंदर डेमोक्रेसी बड़ी जबरदस्त सी, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ा स्ट्रांग सी। और तीसरी, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ कोई लुट नहीं सी सकता। अंग्रेज का इंसाफ बड़ा जबरदस्त है और पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर इन 3 स्तंभों के ऊपर खड़ी की गई थी। विश्वास दिलाया गया था लोगों को कि ये 3 स्तंभ हैं और तीनों स्तंभ आपकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज के इन्हों तीनों स्तंभों को हिलाया। पहला स्तंभ कैसे हिलाया? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, लाहौर से लेकर कलकत्ता गए, पूरी की पूरी अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, पूरी अंग्रेज की सीआईडी फेल हो गई। और आप सभी जानते हैं कि जब तक उन्होंने लाहौर की असेंबली में बम फेंक कर खुद को गिरफ्तार नहीं करवाया, शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेज की गिरफ्त में नहीं आए। सो टोटल इंग्लिश पुलिस वाज ए फेलियर, टोटल इंग्लिश सीआईडी सिस्टम वाज ए फेलियर। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई भगत सिंह एंड दे कुड नॉट कॉट हिम। चाहे वो भगत सिंह ने हैट वाला रूप अपनाया, चाहे वो भक्तिवीर चरण वोहरा की जो वाइफ थी दुर्गा भाभी, उसकी सहायता ली, कोई भी जरिया अपनाया हो, चाहे वो टांगे में बैठे हो, रेलवे स्टेशनों पे भी गए, क्योंकि लाहौर से कलकत्ता जाना कोई आसान कार्य नहीं। आज आप जाना चाहें सारी सुविधाओं के मुताबिक आपको कुछ घंटे लगते हैं। उस समय लाहौर से कलकत्ता पहुंचने में कितना समय लगा होगा आप सभी जान सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी अंग्रेज की पुलिस का मजाक उड़ा दिया। और दूसरा, असेंबली के अंदर बम फेंका। असेंबली इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो अंग्रेज की संसद का हिस्सा थी और उसी संसद के अंदर जाके बम फेंक कर उनको ललकारा कि अगर इस तरह के कानून आप बनाएंगे तो इस तरह की आवाजें और इस तरह के धमाके हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, लोगों में अंदर, अवाम के अंदर आपको सुनाई पड़ेंगे और आपको जो हिला कर रख देंगे। उसकी पूरी असेंबली के अंदर बम फेंकने का दूसरा उनको हिंट ये था कि ये आपकी जो असेंबली है, जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये एक ढकोसला है, ये एक लोगों की आंखों में अब धूल झोंक रहे हैं। इसकी आड़ में आप ना जाने कितने काले कानून पास कर रहे हैं और हम इनके खिलाफ धमाके करेंगे। दूसरा सिस्टम तोड़ा। और तीसरा, जिसको तोड़ना किसी भी अवाम के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ जाए तो सभी आवाजें बंद हो जाती हैं, कहते हैं अब अदालत ने फैसला कर दिया भी। और अंग्रेज की तो अदालत की हम हमारे अपने बुजुर्ग तारीफ करते थे कि बड़े इंसाफ पसंद हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इस बात को अदालतों के अंदर उखाड़ के फेंक दिया। मैं 3 बातों का सिर्फ जिक्र करूंगा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, उससे आपको एक हिंट हो जाएगा। बाकी मेरा मकसद कोई भगत सिंह आपको पढ़ाना, जो उपदेश देना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप भगत सिंह को पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आप उसको समझ पाए। वो 3 बातें क्या थी? पहली बात तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जिस बात का हमें पहले सुनाए
कि हमारे ऊपर इल्जाम क्या है। और आप लोगों को ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि भगत सिंह और उनके साथियों के ऊपर जो मुकदमा चला, उस मुकदमे में ये लिखा गया कि दिस इज ए वार अगेंस्ट क्राउन। उनके ऊपर मुकदमा सिर्फ कत्ल का नहीं था कि एक व्यक्ति ने दूसरे का कत्ल कर दिया, कि अंग्रेज अफसर का कत्ल कर दिया या असेंबली में बम फेंक दिया, इसलिए जो मुकदमा चल रहा है। नो, वो कहते दिस इज अ वार अगेंस्ट क्राउन, अंग्रेज बादशाह के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। इसलिए भगत सिंह ने कहा कि अगर हमारे ऊपर इल्जाम ये है कि हमने एक वार, एक जंग छेड़ी है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो हम फिर जंगी कैदी हैं। और अगर जंगी कैदी हैं तो फिर हम कातिलाना कैदी नहीं हैं, तो हमारे साथ व्यवहार भी एक जंगी कैदी का किया जाए। बिकॉज देन वी आर द प्रिजनर्स ऑफ वार, देन वी आर नॉट द मर्डरर्स। तो पहले तो अंग्रेज इस बात का फैसला करे। और दूसरा, जब अंग्रेज के जज ने कहा कि आप अपनी दलील में कुछ कहिए, तो जो उनके एक साथी था जितेंद्र नाथ सान्याल, बड़ी कन्वर्सेशन है, मैं उसको पूरी नहीं पढ़ूंगा, तो उसमें वो कहते हैं कि वो जज साहब बाहर वो कलकत्ते, तो क्योंकि आपको मालूम है कि कोलकाता की जो प्रसिद्ध मिठाई है वो रसगुल्ले हैं। अब तो उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई भी हो रही है कि इसका पेटेंट कौन कराएगा। तो उन्होंने कहा कि वो जज साहब बाहर रसगुल्ले आए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे दलील की बात कर रहा हूँ, रसगुल्ले कह रहे हो। कहते नहीं, वो रसगुल्ले आए हैं, वो खराब, वो आप देखिए वो खराब हो जाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, आप अदालत की कार्रवाई में विघ्न डालो। नहीं, इससे पहले रसगुल्ले खा लो। तो ऐसे तकरार करते हैं और वकील में कहते हैं जी फिर ऐसे की करेंगे। वो कहते पुलिस में दे दो। वो कहते फिर यदि पैसे कौन दो गए थे, तो बड़े पैसे लग गया, कहते पुलिस का कम। तो उन्होंने कहा कि आप दलील क्यों नहीं दे रहे। वो कहते मैं दलील इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज जज ये फैसला तो पहले कर चुका है कि हमें सजा क्या देनी है। देन व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी बाय आर्गुइंग। जब अंग्रेज हुकूमत ने इंसाफ करना ही नहीं, जब वो उसने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही मुकदमे का फैसला लिख डाला है, तो हम उसके परखच्चे उड़ाना चाहते हैं कि ये जो जुडिशरी है, ये जो अदालतें हैं अंग्रेज की, ये डंकोसला है, ये इंसाफ नहीं करती, ये सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान में मजबूत करती। इसलिए हम इसके खिलाफ आर्गूमेंट्स नहीं देंगे। और एक तीसरी जो सबसे बड़ी विचित्र बात है, जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, कि जब उनको फांसी की सजा 7 अक्टूबर को सुनाई गई, लेकिन ये फैसला हो गया कि उनको सजा दी जाएगी, उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको हम कह देते हैं कि दे वर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, उम्र के अपराधी में ठहरा दिया गया, क्रिमिनल नहीं कहूंगा, अपराधी ठहरा दिया गया। तो उसके बाद 7 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई। तो उससे पहले एक ऑप्शन होती थी, आजकल भी है, हाई कोर्ट में आप मुकदमा हार जाएं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लोअर कोर्ट में हार जाएं तो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो इनके पिता ने अपील दायर कर दी ट्रिब्यूनल में कि इसके ऊपर गौर किया जाए। यानी जो अपील का मकसद ही होता है कि थोड़ी मर्सी अपील होती है कि थोड़ा रहम कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसी अपील का मकसद ही ये होता है। तो वो अपील दायर कर दी। अब भगत सिंह 4 अक्टूबर को अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं। 4 अक्टूबर 1930 वो पत्र जो है वो बड़ा कमाल का पत्र है। अगर वो पत्र आप पढ़ लें तो आपको भगत सिंह की असली जो आप कह सकते हैं कि उनके जो मन में था वो आपके सारा कुछ स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाता है। वो उसकी बड़ी पहला उसका जो पाठ है वो बड़ा खूबसूरत है। वो जब पत्र लिखते हैं उस पत्र में बदतमीजी नहीं है, गुस्सा है, लेकिन मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आजकल की पीढ़ी कई बार इन बातों को समझ नहीं पाती, मेरी पीढ़ी भी नहीं समझ पाई। हम जब आर्गू करते हैं तो आर्गू करते करते कई बार अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। तो वो आर्गू कर रहे हैं, भगत सिंह से ज्यादा बड़ा आप आर्गू नहीं कर पा रहे, लेकिन भगत सिंह उसमें आर्गू करते करते कहते क्या, मैं उनकी एक लाइन पढ़ता हूं, तुहाडा पुत्र होने दे नाते मैं तुहाडे वालदाना, वालदाना मैंने पिता, मैं तुहाडे वालदाने जज्बियां दा पूरा एहतराम करदा हां। I accept you and your right as a father, and I accept that as a father you have emotions towards me. मैं इससे इनकार नहीं करता। पर आगे एक बड़ा थोड़ा सा लंबा पत्र है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आखिर में उनको कहते क्या, एक और खूबसूरत लाइन देखिए,
वो क्या कहते हैं, ਅਸੀਂ एक प्लान के तहत सारा कुछ किया है। पिताजी मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हाँ, ਮੈਨੂੰ डर है ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਹਿਜੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਤੋੜ ਬੈਠਾ। This was the anger that ਭਗਤ ਸਿੰਘ was having ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਪੀਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀ ਅਪੀਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। This is the letter written by Shahid-e-Azam Bhagat Singh on 4th of October 1930 to none else but his own father। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ realized ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸ਼ ਔਰ ਹਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੋਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਵ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬੇहद ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਛੂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹਿਜੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा विषय रखने के लिए। हमारे साथ जो भी शिक्षक और छात्र जुड़े रहे हैं, शायद आपके इस वक्तव्य के बाद शहीद भगत सिंह जी के बारे में सोचने का नज़रिया उनका ज़रूर चेंज होगा और समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ आज तक ये शायद जानते रहे होंगे बहुत से लोग कि भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वो एक हमेशा से उन्होंने अपने प्रकृति में बदलाव लाने की कोशिश की और समय के साथ खुद को ढाला, और ये भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से
अपने हथियार उन्होंने अलग अलग किए। जब कभी जरूरत पड़ी तो गरम दल की चीजों को उन्होंने अख्तियार किया, और जब कभी जरूरत पड़ी तो नरम दल के बन गए। जब जैसा मैसेज देना था समाज को, और या उनके काम से देश को जो चाहिए था, उन्होंने उस तरीके का वेश बदल के चीजें की। तो ये दिखाता है कि भगत सिंह जी कितने विचारशील थे, कितने दूरंदेशी थे, और कितने सेंसिटिव थे अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके। जो भी काम करना होता था उन्हें, उन्होंने कभी कोई मैसेज से काम किया, करके दिखाया, ना कि कोई वक्तव्य देके, कोई भाषण देके। इस तरीके का काम, जो भी काम किया, एक चेतना जगाई, कुछ जगाई, पहले काम करके और उसकी आवाज से लोगों को एक दिशा देने का बहुत ही सराहनीय और साहसपूर्ण कार्य किया। तो मैं सभी लोगों से ये आशा करूंगा, अगर कोई प्रश्न है तो विनय जी उसका उत्तर देंगे। मुझे लगता नहीं कि आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया कि किसी को इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। तो विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें अपने समय दिया और इतना अच्छा वक्तव्य दिया शहीद भगत सिंह जी के ऊपर। और सभी ऑडियंस का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के भगत जी के बारे में। धन्यवाद जी, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।